वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, अगर हम पिछले लेसन की बात करें तो हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स नाम की एक चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके सारे एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम लिखा हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग दो ही टॉपिक को फुली कवर करना है, कोल को और पेट्रोलियम को। ठीक है ना, ये कोल जो है और ये पेट्रोलियम, ये दो वर्ड्स पे ही ये चैप्टर बेस्ड है और हम लोगों को पूरी तौर से इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी करना है। देखेंगे कि कोल क्या होता है और पेट्रोलियम क्या होता है। यहाँ पर एक इमेज आप देख पा रहे होंगे, दो इमेज है एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जिसमें आप देखें तो एक इंडिकेट कर रहा है कोल को और दूसरा इंडिकेट कर रहा है पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन को। यहाँ पर जो कोल है आप देख रहे होंगे कि जेसीबी वगैरह की मशीन से कोल की माइनिंग जो है वहाँ से निकाला जा रहा है, और यहाँ पर एक पेट्रोलियम है जो सी के अंदर से पेट्रोलियम निकालने के लिए जो वेल बनी हुई है वो है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि हमारे जो चैप्टर नंबर 5 है कोल और पेट्रोलियम, इसको इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, और वो है, मैं थोड़ा अपने इमेज को स्लाइड कर ले रहा हूँ क्योंकि वर्ड्स हाइड कर जा रहे थे। आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में क्या है स्टूडेंट्स, नेचर हैज़ बीन द प्रोवाइडर फॉर लिविंग थिंग्स सिंस देयर इवोल्यूशन, इवन फॉर आवर स्मॉलेस्ट ऑफ द नीड्स वी डिपेंड ऑन नेचर। क्या हमने देखा कि नेचर हमारे लिए हर कुछ दिया है, वो लिविंग थिंग्स को भी दिया है। जब से हमारे लिविंग थिंग्स की इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे ओरिजिन हुई है, तब से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नेचर ने प्रोवाइड किया, और हम कह सकते हैं कि अपनी छोटी से छोटी चीज़ों की आवश्यकता के लिए हम नेचर पे ही डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट डिपेंड हो या इनडायरेक्ट डिपेंड हो। दोनों तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में कहीं ना कहीं से हम डिपेंड रहते हैं अपने नेचर के ऊपर ही। डायरेक्ट डिपेंड का मतलब ये है स्टूडेंट कि जैसे अगर हम राइस खा रहे हैं तो ये नेचर से दी हुई चीज़ों पे हम डायरेक्टली डिपेंड हैं, या हम अगर किसी रिवर की वाटर को ले रहे हैं, रेन वाटर को ले रहे हैं, तो ये हम डायरेक्ट डिपेंड हो गए। और अगर हम इनडायरेक्ट डिपेंड की बात करें तो हम बहुत सारी चीज़, जैसे अपने घरों का है, सपोज करिए मैं कोई पार्ट्स की बात करूं, कुकर की बात करूं, तो कुकर नेचर ने नहीं दिया है, कुकर को तो हम लोगों ने बनाया है, लेकिन जो कुकर बनाने में हमारे जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स हुई है वो नेचर का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड हैं अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए, थोड़ी छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट नीड्स के लिए हम नेचर पे ही डिपेंड्स हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से आज ये समझ पाए हैं अभी तक कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्या है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि जब हम इस चैप्टर में बात करते हैं कोल और पेट्रोलियम की, तो कोल और पेट्रोलियम हमारा एक रिसोर्सेज है और ये दोनों के दोनों नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी हम लोगों को इसमें कोई भी रोल नहीं है बनाने के लिए। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम समझेंगे क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर हमारा आर्टिफिशियल या मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में नहीं समझना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही फुली बेस्ड है नेचुरल रिसोर्सेज पे। ठीक है ना, मैं एक जिम्पर मैन, एक महान कह सकते हैं पर्सन है, जिनका कहना है कि नेचर रिसोर्सेज होते नहीं हैं, उसको बनाए जाते हैं, और ये बात सत्य भी है
कि बहुत सारे कंट्रीज़ में तमाम रिसोर्सेस हैं, उसके बावजूद भी वो कंट्री पीछे है, उस कंट्री के अंदर ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जैसा दूसरे कंट्री में आप देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर उसको आप नहीं बना पाते हैं अपने अनुकूल, तो वह आपके लिए रिसोर्सेज के तौर पर यूज नहीं हो पाता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट। रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइड बाय नेचर, ऐसा रिसोर्स जो नेचर ने हमको प्रोवाइड कर रखा है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पेट्रोल, डीजल, कोल, रिवर, वाटर, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कुछ और नाम भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने से, वो माउंटेन हो सकता है, ट्रीज हो सकते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगल है। अब स्टूडेंट अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करें तो देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज, मतलब एक ऐसा रिसोर्सेज जो हमारे आने वाले फ्यूचर में ख़त्म होने का जिसका संभावना पॉसिबिलिटीज ना हो, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, दे आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट एंड विल नॉट गेट फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब इस अर्थ पे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जिसको आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म होने का डर नहीं है, फिनिश्ड होने का डर नहीं है, ऐसे सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एयर है, वाटर है, ठीक है, सनलाइट है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये देखा। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और आप अगर खुद से थोड़ा आप उसको समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जब भी हम नॉन वर्ड का यूज़ करते हैं तो जिसमें जैसे रिन्यूएबल में जो बात पढ़े हुए हैं अगर उसके पहले नॉन लगा दें तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने रिन्यूएबल में बात पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट हमको यहाँ पे जानना है। जैसे रिन्यूएबल में हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे फिनिश होने का, जिनका ख़त्म होने का डर नहीं है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या देखेंगे स्टूडेंट कि जिनके फिनिश्ड होने के, जिनके ख़त्म हो जाने का भय है, फ्यूचर में डर है और वो ख़त्म भी हो जाएंगे, ऐसे सारे रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, तो ऐसे सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज इन लिमिटेड अमाउंट्स, मतलब ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है बट लिमिटेड अमाउंट्स में हमारे अर्थ पे है। दे मे गेट कंप्लीटली यूज्ड अप बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के द्वारा कंप्लीटली यूज्ड अप किए जाने का डर है। ठीक है ना, जिनका कंप्लीट रूप से ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सब क्या हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये हमारे अर्थ पे एक निश्चित अमाउंट में पड़े हुए हैं। अगर हम इनको आज से 100 साल, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स के बाद अगर देखें तो वो हमको फिनिश दिखेंगे, ख़त्म हुए दिखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो भी फॉसिल्स फ्यूल हैं, जो भी इस तरह के रिसोर्सेज हैं, उनका जुडिशियस यूज़ की बात करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा इस बात का डर है कि वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं कि फॉसिल्स फ्यूल क्या होता है। तो रिमेनिंग ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स फ्यूल, मतलब फॉसिल्स फ्यूल होता क्या है, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं एंशिएंट टाइम का, उसका रिमेनिंग जो पार्ट्स होता है उसको फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। ठीक है। फॉसिल्स फ्यूल ही हमारा कोल और पेट्रोलियम, ये दोनों फॉसिल्स फ्यूल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आज हम लोग फुली कवर्ड करेंगे अपने क्लास में कि कोल क्या होता है। ठीक है। तो कोल क्या है स्टूडेंट, कोल इज अ ब्लैक कलर्ड सॉलिड फ्यूल है। कोल क्या है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड फ्यूल है। इट इज मेनली कंटेन्स कार्बन, इसमें मुख्य तौर से
कार्बन सी ना एक एलिमेंट है, ये होता है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन होता है, स्मॉल अमाउंट्स में नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, यानी हाइड्रोजन भी है और स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन भी है और क्या है, सल्फर है। ठीक है, इन सब के कॉम्बिनेशन से कोल तैयार होता है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने कोल के बारे में जाना कि कोल क्या होता है। आगे हम अगर देखें तो कोल इज फाउंड इन कोल माइंस, मतलब कोल मिलते कहाँ हैं, तो कोल माइंस हर जगह हमारे पृथ्वी पे नहीं है, बल्कि वो निश्चित प्लेसेस पे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये कहाँ है, तो हमारे इंडिया में झारखंड में है स्पेशली, पहले बिहार जब था तो बिहार की बात की जाती थी, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है। इसको निकालते जब हैं तो हमको अर्थ क्रस्ट को डिग करना होता है, काफ़ी अंदर तक भी डिग करना पड़ता है और कहीं कहीं बहुत कम गहराइयों पे ही होता है। जैसे अगर हम झारखंड के धनबाद रीजन की बात करें, झरिया रीजन की बात करें, जो वर्ल्ड फेमस प्लेस है कोल के लिए, तो इन सभी प्लेसेस पे आप देखेंगे कि बहुत कम गहराई पे ही हमको कोल मिल जाता है। ठीक है ना, कोल किस तरह से फॉर्मेशन होता है हम नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, कोल की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो कोल कैसे फॉर्म होता है, देखिए लिखा हुआ है कोल फॉर्म फ्रॉम डेंज फॉरेस्ट, जो बहुत घने किस्म के जंगल होते हैं, दैट एग्जिस्टेड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स इन द लो लाइंग एरियाज, मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पर लो एरियाज थे और उसमें 300 मिलियन ईयर्स, बहुत लंबे समय की बात हो रही है, के टाइम में जो बहुत डेंज फॉरेस्ट थे उनके ही से क्या बनता है, कोल बनता है। कैसे उससे कोल बनता है, जो डेंज फॉरेस्ट थे वो नेचुरल फिनोमेना या फ्लड्स या अर्थक्वेक इन सब के कारण वो फॉरेस्ट जो है वो ब्यूरीड हो गए अंडर द अर्थ क्रस्ट। कैसे होता है, जैसे कोई एक प्लांट से अर्थक्वेक हुआ, फ्लड्स हुआ तो वो फॉल डाउन हो गया, ऐसे गिर गया। अब क्या होता है, रिवर्स वाटर आकर के उसके ऊपर अपनी मिट्टी को, अपने सॉइल को सेडिमेंट कराते जाते हैं और एटलीस्ट फाइनली ये ऐसा होता है कि ये बहुत अंदर ब्यूरीड हो जाता है। ठीक है, और जब ब्यूरीड हो जाता है तो उसको क्या होता है, लॉन्ग पीरियड जब गुजर जाता है तो जो सॉइल डिपॉजिटेड होता है उसके ऊपर, उसके वजह से प्रेसिंग करता है, वो उसको दबाता है और सिंक, वो डूबता जाता है, अंदर चलता जाता है डीपर इनसाइड में, और अंततः उसको हाई प्रेशर मिलता है, हाई टेम्परेचर मिलता है। हाई प्रेशर जब मिलता है तो वह धीरे धीरे चेंज होने लगता है कोल के फॉर्म में। ठीक है ना, किसके फॉर्म में, कोल के फॉर्म में। कोल का इस तरह से बनना कार्बोनेशन कहता है। ठीक है, कोल को इस तरह से बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन नहीं, ये वर्ड मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजनिंग है, कार्बोनाइजेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो सही भी है, CARBONISATION सही है, कार्बोनाइजेशन बोलेंगे कि इस तरह के जो प्रोसेस है बनने का उसको क्या बोलेंगे, कोल के इस तरह के बनने के प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि किस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है। कोल के फॉर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट टाइप के जो जंगल हैं, डेंज फॉरेस्ट हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो उस ज़माने में बहुत बड़ी जो नेचुरल हजार्ड्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स आए हुए हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो कोल होता है स्टूडेंट, वो हमारे घर में जो लकड़ी के जलने से बनता है कोल, उसके रिस्पेक्ट में जो कोल होता है, रॉक कोल जो होता है, वो ज़्यादा फ्यूल प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो बिल्कुल अनबर्न्ट होता है फुली तौर से, केवल और केवल वो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से बना हुआ होता है। इसलिए उसके अंदर जो हीट होती है जलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा निकलती है देन हमारे घर के अंदर की लकड़ी से बनी हुई कोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आता है कोल से एनर्जी हमको कैसे मिलता है, तो कोल बर्न करता है एयर में। ठीक है ना, एयर का मतलब ऑक्सीजन, O2 लिखा जाएगा ऐसे, तो C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब क्या होता है स्टूडेंट, जुड़ता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है और प्लस में हीट हमको देता है। इस तरह से हम कोल से एनर्जी प्राप्त करते हैं, कोल से एनर्जी गेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो क्या मिलता है, कोल इज नॉट ओनली बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, इट इज आल्सो यूज टू ऑब्टेन मोर यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब हम कोल का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं स्टूडेंट कि वो हमको एनर्जी दे, बल्कि उसका यूज और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट को प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है स्टूडेंट कि ये यूजफुल प्रोडक्ट को हम कोल से कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो कोल जब भी कभी, कोल ही का ये बात नहीं है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसके अंतर्गत बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें मैनी कंपोनेंट्स हों, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस सब्सटेंस का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना पड़ता है, या उसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराने से हमको कोल के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं वो प्राप्त हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे होता है स्टूडेंट, कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर कोल को हम बहुत गर्म करें एक क्लोज्ड कंटेनर में जहां पर उसको एयर ना मिलता हो, तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम जब करते हैं तो उससे हमको जो यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलता है वो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है कोल गैस। क्या मिलता है, कोल गैस हमको मिलता है। ठीक है, ये कोल गैस क्या होता है स्टूडेंट, इसको जान लेते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक गैस है जो मीथेन CH4 इसका केमिकल फार्मूला है, हाइड्रोजन सभी को पता है H, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO, इन तीनों का ये एक मिक्सचर होता है। बहुत एक्सीलेंट ये फ्यूल होता है स्टूडेंट, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, विच आर लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। लेकिन जब हम एंशिएंट टाइप की बात करें तो 1810 के आसपास इसका यूज लंदन में स्ट्रीट लैंप को जलाने में किया जाता था। ठीक है ना, किसको जलाने में, स्ट्रीट लैंप को जलाने में। बट आज ये काम नहीं होता है। आप देख भी पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कोल गैस वाज यूज टू लाइट स्ट्रीट इनिशियली। शुरुआत में इस कोल गैस का यूज क्या है को करते हैं, स्ट्रीट लाइट को जलाने में। इट वाज यूज्ड टू लाइट स्ट्रीट लैम्प इन लंदन इन 1810। 1810 में लंदन में क्या किया जाता था, लंदन में इसका स्ट्रीट लाइट को, स्ट्रीट जो लैंप थी उनको जलाने में, जिसके प्लेस पर आज इलेक्ट्रिक से जलने वाली लैंप्स का यूज किया जाता है। बट उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी की जब खोज नहीं हुई थी तो स्ट्रीट लैंप को जलाने के लिए क्या चीज़ का यूज़ करते थे, ये जो हमारा कोल गैस था उसका यूज होता था। ठीक है, अब हम स्टूडेंट देखेंगे सॉरी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो में देख पा रहे हैं कि कोल को जो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे थे तो उससे फर्स्ट हमको मिला कोल गैस। सेकेंड हमको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, तो सेकेंड है हमको मिलने वाला वो है कोल तार। ठीक है ना, क्या देख रहे हैं, कोल तार। कोल तार क्या होता है, कभी नाम सुना होगा हो सकता है। कोल तार इज ए थिक ब्लैक लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, इट कंटेन्स अबाउट 200 डिफरेंट कंपाउंड्स। इसमें 200 डिफरेंट कंपाउंड होता है कोल तार में। ठीक है, कोल तार का एक यूज हम लोग जानते हैं, और वह पहले के समय में अपने रोड्स को, मेटल रोड जिसको हम कहते थे पीच वाली रोड बनाने के लिए कोल तार का यूज होता था। बट आज कोल तार का यूज नहीं होता है, बल्कि कोल तार के प्लेस पर एक है बिटुमिन। ठीक है, मीन का यूज होता है। ये बिटुमिन कहाँ से निकलता है स्टूडेंट, तो ये पेट्रोकेमिकल दैट इज पेट्रोलियम जो होता है, जब उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ से भी एक रेजिड्यू जो हमको मिलता है वो उसका यूज किया जाता है रोड बनाने में। आज के रोड आपको उतना मजबूत, उतना स्ट्रांग नहीं दिखेंगे जितना पहले के ज़माने में कोल तार से बनी हुई रोड्स हुआ करते थे। ठीक है, कोल तार का और बहुत सारा यूज है, लाइक डाइज बनाने में, पेंट्स बनाने में कोल तार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि नैप्थलीन की जो बॉल्स है उसको भी बनाने में हम कोल तार का यूज़ करते हैं।
नेपथलीन बॉल को अगर आप जानना चाहें कि ये क्या होता है, तो नेपथलीन बॉल जो होता है वो जब लॉन्ग टाइम तक हमको किसी अपने वूलन क्लॉथ्स वगैरह को, कपड़ों को रखना होता है, तो वहाँ पर एक हम नेपथलीन की बॉल रखते हैं ताकि उनमें इंसेक्ट्स या मॉथ्स पैदा ना हो। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देख लिया कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल गैस मिलती है, कोल तार मिलती है, और जो लास्ट आइटम्स हमको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है स्टूडेंट, वो है क्या चीज़, तो कोक है। क्या मिलता है स्टूडेंट, कोक। ये कोक क्या होता है, कोक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। इट इज द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये एक अवशेष के रूप में जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम करते हैं तो उस समय रिनेमिंग के रूप में जो हमको सबसे रेजिड्यू के रूप में मिलता है उसको हम कहते हैं कोक। जो ऑल वोलाटाइल कंपोनेंट्स के रिमूव्ड हो जाने से कोल के अंदर से जितने भी वोलाटाइल, जितने भी गैस में बदलने वाली चीज़ें होती हैं, उनके सबके वेपर में बदलने वाली चीज़ों के चेंज होने से जो लास्ट में हमारे लिए बचता है, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल का करते हैं तो उस वक्त जो हमको मिलता है उसको कोक कहते हैं। कोक जो होता है वो कह सकते हैं कोल का सबसे क्या है, तो प्योरेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, जिसके अंदर 98% कार्बन कंटेंट्स होते हैं। कार्बन की मात्रा उसमें 98% होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि यूज क्या है कोल का, ठीक है ना, तो कोल का यूज काहे को होता है, तो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर। अब ये बहुत कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो चाय वगैरह की दुकानें हैं वहाँ पर यूज करते हैं। पहले तो मैं देखता था कि घर में भी कोल का यूज होता था, बट अब कोल नहीं है। अब घर में या तो जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर लकड़ी का यूज होता है, या फिर हर जगह आज एलपीजी गैस का यूज हो रहा है। ठीक है ना। सेकेंड अगर देखें स्टूडेंट, तो इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर प्लांट्स। इट इज़ मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। मतलब जो थर्मल पावर प्लांट्स होता है उसमें, थर्मल पावर प्लांट्स में वाटर को, जो बॉयलर होती है उस बॉयलर में वाटर को बॉयल करने के लिए जो हीट देने वाला होता है वो कोल होता है। कोल जब हीट देता है तो इस बॉयलर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और उस वेपर को हम ले जा करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली जो टरबाइंस होती है उसको घुमाने में यूज करते हैं। जब टरबाइन घूमता है तो उसके बाद बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगता है, जो भारत में अभी भी कह सकते हैं कि एनर्जी का मेन सोर्स है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें तो अपने नियरेस्ट में ओबरा में एक थर्मल पावर प्लांट है। आप अनपरा की बात कर सकते हैं, अनपरा में थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो यहाँ सब जगह पे कोयले से ही, कोल से ही वेपर बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम हो रहा है। ठीक है। थर्ड स्टूडेंट, कोल वाज यूज टू रन द स्टीम इंजन इन द पास्ट। यानी शुरुआत में जब इंजन की खोज हुई थी उस वक्त जब हमारे पास पेट्रोलियम की खोज नहीं हो पाई थी, पेट्रोल डीजल के बारे में नहीं मालूम था, तो लोग इंजन को चलाने के लिए स्टीम का प्रयोग करते थे, और उस स्टीम को बनाने के लिए जो हीट यूज करते थे, भाप, स्टीम का मतलब भाप, वेपर बनाने के लिए जो फ्यूल का यूज किया जाता था उस फ्यूल का नाम था कोल। ठीक है ना। तो कोल से ही चलता था। पहले रेल इंजन भी कोल से चलता था। अपने पापा वगैरह से अगर आप बात करेंगे तो आपके पापा बताएंगे कि हाँ, हमारे जो रीजन से ट्रैक गुजरती है, इस ट्रैक पे भी कोल से चलने वाली इंजन रेल की चलती थी। ठीक है। नेक्स्ट आप टॉपिक देखेंगे यूज ऑफ कोल में स्टूडेंट। तो लिखा हुआ है कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोल गैस विच इज एक्सीलेंट फ्यूल। पीछे मैंने देखा है कि कोल गैस क्या होता है, तो कोल गैस भी कोल से ही मिलता है, इसलिए यह भी एक यूज है जो एक एक्सीलेंट फ्यूल है। शुरुआत में इसका स्ट्रीट लाइट जो लैंप हुआ करते थे उसको जलाने में, बाद में इसके जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनका यूज करने में, उसमें यूज होता है कोल गैस का। ठीक है स्टूडेंट। मैं इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, और वो ये है स्टूडेंट कि कोल का टाइप। तो मैं बताऊं कि कोल का 4 टाइप्स होता है स्टूडेंट। फर्स्ट जो सबसे अच्छे किस्म का कोल होता है उसको बोलते हैं एंथरा साइट। सेकेंड स्टूडेंट बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस।
मीनस, MINOUS। और स्टूडेंट थर्ड जो है वह एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट होता है, LIGNIT। और फोर्थ स्टूडेंट जो है वो है पीट कोयला, ठीक है ना, पीट कोल। ये 4 टाइप के कोल हैं, जिसमें सबसे सुपर टाइप का कोल है स्टूडेंट, मैं ऑर्डर में भी लिख दिया हूँ, एंथ्रासाइट है, बट एंथ्रासाइट हमारे इंडिया में बहुत कम है। हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का कोल मिलता है, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम 60 तक होती है, और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन पाया जाएगा वो कोल उतना अच्छा माना जाता है। जैसे आपने देखा था कि कोक के अंदर 98% क्या है, कार्बन है, इसलिए कोक को हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट है कोल के तौर पर अगर देखें तो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देख लिया कि कोल का टाइप क्या है। ओके स्टूडेंट, तो बस आज का क्लास यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ।